हरियाणा के भिवानी गांव की टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। मनीषा के 2 पोस्टमार्टम कराए गए। पहला पोस्टमार्टम भिवानी सिविल हॉस्पिटल में हुआ और दूसरा पोस्टमार्टम PGIMS रोहतक में हुआ। और आज तक भी मनीषा के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा अपने घर से निकली प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहां से उसने अपने पिताजी को फोन करके कहा कि आज वो देर से घर लौटेगी, उसे मेडिकल कॉलेज जाकर दाखिले का फॉर्म लेकर आना है। उसके बाद 11 अगस्त को मनीषा अपने घर नहीं लौटी। मनीषा के पिताजी ने पुलिस में रिपोर्ट कराई कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज गई थी दाखिले के बारे में पता करने के लिए और अभी तक घर नहीं लौटी है। पुलिस प्रशासन ने कहा, तुम्हारी बेटी जवान है, किसी के साथ भाग गई होगी, तुम घर चले जाओ, तुम्हारी बेटी अपने आप लौट आएगी। मगर 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त की सुबह गांव सिहानी के पास खेत में एक अधजला शव मिलता है, जो कि मनीषा का था, जिसे देखकर लगता था कि उसके साथ दरिंदगी और दुष्टकर्म किया गया है। उसका चेहरा पूरी तरह से मानो तेजाब से जलाया गया था। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पहले पोस्टमार्टम में बताया गया मनीषा की बॉडी में या कपड़ों में सीमन नहीं मिला है, इसलिए हम इसको बलात्कार नहीं कह सकते। मगर जितने भी लोग वहां पर थे उन्होंने बॉडी की हालत देखकर यही कहा कि मनीषा के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसकी दर्दनाक हत्या की गई है। मृतका की सलवार फटी हुई और नाड़ा खुला हुआ मिला। सलवार पर संघर्ष के निशान दर्ज किए गए। अंडरवियर पर मल के धब्बे पाए गए, मगर कपड़े या बॉडी में से सीमेन नहीं पाया गया, इसलिए दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो पाई। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि दोनों घुटनों पर चोट के निशान थे, मगर उस जगह से ना तो सलवार फटी थी ना ही रगड़ने के निशान थे। मगर इसका मतलब साफ है कि मृतका के साथ पहले गलत काम किया गया, उसके बाद उसे सलवार पहनाई गई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया पूरे शरीर और खोपड़ी की त्वचा पर सड़न के कारण काले धब्बे थे। आंख और नाक की संरचना भी नहीं थी और आंखें भी गायब थी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि शरीर को जानवर और कीड़ों ने खा लिया था। कई अंदरूनी मांसपेशियां और हड्डियां गायब थीं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2 दिन में किसी भी इंसान का शरीर इतना ज्यादा सड़ सकता है? ये किसी भी तरह मानने वाली बात नहीं लगती। जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया था कि तेजाब से शरीर को जलाया गया है, तो क्या इस तेजाब के कारण मनीषा की बॉडी इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी? मनीषा के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, यह रिपोर्ट झूठी और मनगढ़ंत है, जिसे केवल आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयार करवाया है। परिजनों ने आरोप लगाया, बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, लेकिन पुलिस सच्चाई छुपा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि बॉडी को जानवरों ने नोचा था, लेकिन परिवार का साफ कहना है कि मनीषा की बॉडी के पास किसी भी जानवर के पंजों के निशान नहीं थे। अगर किसी जानवर ने शव को खाया या नोचा होता तो वहां खून के निशान या मांस के टुकड़े होते, लेकिन ऐसा वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन इसके विपरीत वहां लाश के आसपास बियर और शराब की खाली बोतल पड़ी थी। गाड़ी के टायर के निशान भी मौके पर मौजूद थे। मनीषा के परिवार और गांव वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, पहले आरोपियों को पकड़ो और हमारी बेटी मनीषा को इंसाफ दो। सैकड़ों और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे। बढ़ते दबाव और जनता के गुस्से के कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दूसरी बार पोस्टमार्टम करने का आदेश जारी किया। मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम PGIMS रोहतक में कराया गया। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार शव बहुत ज्यादा सड़ा गला था और पेट के अंदर से गर्भाशय और दोनों अंडाशय गायब थे। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि गर्दन को किसी तेज धार हथियार से काटा गया था, जबकि दूसरी रिपोर्ट में उसका उल्टा कहा गया कि यह निशान किसी जानवर के काटे जाने के कारण बना था। 2 बिल्कुल अलग अलग निष्कर्ष निकले। पहली रिपोर्ट में इंसानी हमले का संकेत, जबकि दूसरी रिपोर्ट में जानवरों द्वारा किए गए हमले की बात कही गई। रिपोर्ट में मौत के कारण का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है।
पहली रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि आंखें गायब थीं और बच्चेदानी बाहर थीं। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में यह दर्ज है कि बच्चेदानी और अन्य आंतरिक अंग, गुर्दे, अंडाशय गायब थे और आंखों की हालत पूरी तरह सड़ी हुई थी, यानी आंखें गल चुकी थीं। लेकिन उनके गायब होने का जिक्र नहीं किया गया। इस तरह दोनों रिपोर्ट एक दूसरे से मेल नहीं खाती और दोनों में अंतर था। मनीषा के परिजनों ने साफ आरोप लगाया कि पुलिस सच छुपा रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि दो अलग अलग मेडिकल टीम्स इतनी अलग अलग बातें आखिर कैसे लिख सकती हैं। लेकिन अगले दिन रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मनीषा ने पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जहर पिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन 5 दिन बाद पुलिस बाकायदा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और यह दावा करती है कि उनको एक मनीषा का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस का कहना था कि मनीषा ने कीटनाशक जहर पीकर अपनी जान ली और उसके साथ किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं हुआ। पुलिस ने सुसाइड नोट की फोटोकॉपी मीडिया में जारी कर दी और साथ ही में एक दुकान का बिल भी दिखाया, जिसमें लिखा था मनीषा ने वहीं से कीटनाशक खरीदा था और बाकायदा सिग्नेचर भी किया था। पुलिस के इन दावों के बाद मनीषा के परिजनों का गुस्सा और भड़क उठा, क्योंकि दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहीं नहीं लिखा था कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था, न ही मनीषा के मुंह और शरीर के किसी भी हिस्से में झाग जैसा पदार्थ मिला। सबसे बड़ा सवाल यही उठा, यदि पुलिस को मनीषा का सुसाइड नोट पहले ही दिन मिल गया था तो उन्होंने मनीषा के परिवार वालों और परिजनों को इसकी जानकारी पहले ही दिन क्यों नहीं दी। ये साफ तौर पर दिख रहा था कि पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए खेल कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि ये सब पुलिस की बनाई हुई चाल है। पुलिस ने जो सुसाइड नोट दिखाए वो असली नहीं बल्कि फोटोकॉपी था और उसमें सबसे अहम सवाल ये उठा, मनीषा का परिवार हिंदी और हरियाणवी ज्यादा समझता है, लेकिन वो नोट अंग्रेजी में लिखा गया था, जबकि सबको पता था कि मनीषा के माता पिता को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती। अगर मनीषा सच में अपनी आखिरी चिट्ठी लिखती तो या हिंदी में लिखती या फिर हरियाणवी में, ताकि उसका परिवार आसानी से उसकी बातों को समझ सके। और नोट में कहीं भी साफ तौर पर यह नहीं लिखा था कि मनीषा आत्महत्या करने जा रही हैं। अगर मनीषा ने सच में कीटनाशक पिया था तो उसके पास से कोई बोतल, ढक्कन या रैपर क्यों नहीं मिला? पुलिस कहती रही कि उसने कीटनाशक गांव की दुकान से खरीदा और बाकायदा साइन भी किया। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि उसने कीटनाशक खरीदा था, तो क्या वो जहर पीने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाएगी? वो ये काम घर पर भी कर सकती थी। फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर उसने कीटनाशक पिया तो क्या उसके बाद उसने अपने सलवार का नाड़ा खुद खोल लिया और जो बॉडी पार्ट गायब थे क्या वो खुद काट कर गायब कर दिए? पुलिस की यह कहानी किसी भी कौन से भरोसे लायक नहीं लग रही थी। साफ दिख रहा था कि पुलिस को असली आरोपी का पता है, लेकिन उसे बचाने के लिए नए नए झूठ और बनावटी सबूत पेश किया जा रहे हैं। यही से विवाद और गहराने लगा। मनीषा के परिजनों ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया कि वो सच छुपा रहे हैं और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गए। परिजनों का गुस्सा अब उबाल पर था। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में नहीं होगा और जब तक पूरे मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक उस शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों ने कहा, पुलिस जबरदस्ती आत्महत्या का एंगल लाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ा, वैसे वैसे आंदोलन भी तेज होता गया। आखिरकार सरकार को दखल देना पड़ा। शव कई दिनों तक रखा रहा, जिससे पूरे माहौल में तनाव और गहराता गया। दबाव बढ़ने पर सरकार को मजबूरन मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराना पड़ा। उच्च स्तर की बैठक हुई और केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। जब परिवार की दोनों मांगें पूरी हुईं, तब 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार पूरा हुआ। अगर गौर से देखा जाए तो किसी केस में 3-3 बार पोस्टमार्टम होना बेहद असामान्य है। अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही या साजिश नहीं होती तो आखिर मनीषा का पोस्टमार्टम तीसरी बार क्यों कराया गया? दरअसल मनीषा का परिवार लगातार कहता रहा कि उनकी बेटी नर्सिंग कॉलेज गई थी और वहीं से गायब हो गई। परिजनों ने कई बार पुलिस से कहा कि कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चेक कराया जाए और मनीषा की आखिरी लोकेशन पता की जाए, लेकिन पुलिस ने ना तो कॉलेज का सीसीटीवी देखा, ना ही उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की। परिजनों ने यह भी कहा कि जिस दिन मनीषा गायब हुई थी उसी रात 12 बजे उसके मोबाइल से फोन आया था, लेकिन 1 मिनट बाद ही मोबाइल बंद हो गया। मनीषा का मोबाइल आज तक गायब है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उसे ढूंढने की कोई ठोस कोशिश ही नहीं की। इतना ही नहीं, जिस वक्त मनीषा की लाश बरामद हुई थी
उस समय भी पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाने की जरूरत नहीं समझी। यानी सबसे अहम सबूत, मोबाइल और क्राइम सीन की जांच, दोनों को पुलिस ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इसी बीच हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनीषा के जो भी हत्यारे हैं वो पकड़े जा चुके हैं। आप पता करिए, वो पकड़े गए हैं और उनके सारे कागजात, उनकी सारी जानकारी मीडिया में है। लेकिन कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर भाई उसको गलत भी प्रचारित करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर हरियाणा के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने साफ साफ कह दिया कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं, तो फिर पुलिस अब तक उन अपराधियों को डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रही है, सामने क्यों नहीं ला रही, क्यों नहीं बता रही है कि कौन है वो अपराधी, कितने लोग थे, कब हत्या हुई, हत्या का मकसद क्या था। ये पुलिस क्यों छुपा रही है? हत्यारों का चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा? हत्यारों के बारे में खुलकर क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जिसे पुलिस प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है? पुलिस ने अब तक ऑफिशियली कहीं भी ये नहीं कहा कि उन्होंने किसी आरोपी को पकड़ा है, लेकिन मोहनलाल बडोली दावा कर रहे हैं कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मोहनलाल बडोली का बयान और पुलिस की चुप्पी आपस में मेल नहीं खा रहे। अगर आरोपी सच में पकड़े गए हैं तो पुलिस को साफ साफ जनता को बताना चाहिए। मनीषा के परिजनों का साफ आरोप है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें नर्सिंग कॉलेज की ही भूमिका है। मेरा तो पूरा दावा ये है कि उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया। उनका कहना है कि जो बॉडी पार्ट्स गायब हैं उन्हें कॉलेज वालों ने ही निकाला है और ये कॉलेज किसी बड़े नेता का है, इसीलिए पुलिस उसे बचा रही है। कॉलेज ने किया है जी ये काम, उसकी मौत कॉलेज वाला ने करी है। उसकी किडनी भी निकाली है, वो भी उनने निकाली है। आँख निकाली है, वो भी उनने निकाली है। जो भी चीज़ बच्चादानी निकाली है, वो भी उनने निकाली है। कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर सिर्फ दुष्कर्म हुआ होता तो बॉडी से इस तरह से अंग गायब नहीं होते। ये काम साफ तौर पर ऐसे लोगों का है जिन्हें मेडिकल नॉलेज है और जो जानते हैं कि अंग कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि मनीषा की बॉडी से आंखें, दिमाग, आंत, किडनी और बच्चेदानी सब गायब थे। ये काम कोई आम अपराधी नहीं कर सकता। दावा किया गया है पहले मनीषा को गायब किया गया, फिर उसके अंग निकाले गए और बाद में पहचान छुपाने के लिए उसकी बॉडी पर तेजाब या कोई केमिकल डाला गया ताकि ऐसा लगे कि अंग सड़ गल गए हैं और किसी ने निकाले नहीं हैं। इसके बाद रात के अंधेरे में उसकी बॉडी खेत में फेंकी गई। अब सबसे अहम सवाल उठता है, अगर मनीषा का शव 2 दिन से खेत में पड़ा होता तो गांव वालों को ये पहले ही दिन यानी 12 अगस्त को मिल जाता, क्योंकि जिस जगह लाश मिली वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। साफ है कि बॉडी 12 अगस्त की रात को वहां रखी गई और सुबह गांव वालों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। महज 2 दिन में इतने बड़े बड़े अंग नेचुरल डीकंपोजिशन से गायब नहीं हो सकते। इससे साफ शक होता है कि ये अंग सर्जिकल तरीके से निकाले गए। ऐसे में सबसे बड़ा शक कॉलेज प्रशासन और ऑर्गन माफिया पर जाता है, क्योंकि ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे काम के लिए मेडिकल नॉलेज और नेटवर्क चाहिए, जो किसी नर्सिंग कॉलेज के पास ही हो सकता है। इसीलिए मनीषा का केस अब सिर्फ हत्या का मामला नहीं रह गया है। ये एक रहस्य है जिसमें शक की सुई सीधे ऑर्गन माफिया और कॉलेज प्रशासन की ओर घूमती है। क्या मनीषा ऑर्गन ट्रैफिकिंग का शिकार बनी? हाँ, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नर्सिंग कॉलेज, गायब अंग और परिवार के आरोप, इन सब को जोड़ने पर यह शक और गहरा हो जाता है, लेकिन अभी तक कानूनी रूप से पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। सच्चाई सिर्फ सीबीआई जांच से ही सामने आ पाएगी। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या मनीषा के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है वो सचमुच कॉलेज वालों ने ही की है? क्या अब सीबीआई उन दरिंदों तक पहुंच पाएगी जिन्होंने मनीषा के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया? और क्या मनीषा को अब बिना देरी के न्याय नहीं मिलना चाहिए? इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर साझा करें।